Okay, and let us start. Now today we are going to see this point 4.10 contracts which need not be performed, जिनको perform करना नहीं है, but with the consent of both the parties. So both the parties mutually decide कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म नहीं करेंगे. So ऐसे कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं and why they will not perform. ठीक है, so we are going to see that. Come to 4.10. ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, but today we'll discuss it in detail. ये था ना अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, दैट वाज 4.9. उसके नीचे ही है 4.10. कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज. ठीक है, नाउ इसमें देयर इज सेक्शन 62. ठीक है, सेक्शन 62 में वी विल अंडरस्टैंड नोवेशन, रिसिशन एंड ऑल्टरेशन. सेक्शन 62 में ये तीन हैं जो हमको पढ़ने हैं. नाउ इन तीनों का अलग अलग से मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, राइट? जब हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो हमने कल लास्ट टॉपिक देखा था. ठीक है, तो उसमें दीज वर्ड्स वर देयर व्हिच आई जस्ट गेव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट. ठीक है, आज तो हमको डिटेल में देखना है. सो सेक्शन 62 स्पीक्स ऑफ 3 डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, देन उसके बाद है सेक्शन 63, ओके, विच टॉक्स अबाउट वेविंग और रेमिटिंग. ये भी हमने वर्ड्स कल देखे थे, वेव और रेमिट. ठीक है, एंड सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट. ठीक है, अब ये क्या है वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो देयर आर मेजरली 2 important sections. ठीक है, in this point. So section 62, 63 and 64. ठीक है, just give me 1 minute. Okay. So section 62 में there are 3 points: novation, rescission and alteration. 63 में we are going to study about remitting or waiving, and 64 में we will study about restoration of benefits. ठीक है, चलो let us first see what is section 62 in total. अच्छा, novation क्या होता है ये हमने कल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्या. What is novation? Supposedly there is this ओरिजिनल अग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी. तो ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमारा ये जो ओरिजिनल अग्रीमेंट है ना, हम इसको कैंसिल करके एक न्यू अग्रीमेंट बनाते हैं और अब से हम ये न्यू अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे. तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव सब्स्टिट्यूटेड देयर ओरिजिनल अग्रीमेंट एंड दे हैव मेड अ न्यू अग्रीमेंट. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज नोवेशन. ठीक है, नोवेशन में आप कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो. ठीक है, अब एक चीज हम इसमें और पढ़ने वाले हैं, बट मैं वो आपको ऑलरेडी बता देती हूँ. ओके, अब नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ओरिजिनल अग्रीमेंट में पार्टीज के नाम क्या थे, ए एंड बी. करेक्ट, फिर इन दोनों ने न्यू अग्रीमेंट बनाया. ओके, तो ऐसा हो सकता है क्या कि न्यू अग्रीमेंट में पार्टीज चेंज हो जाएं? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है. नाउ लिसन एट मी, लिसन. अब ओरिजिनल अग्रीमेंट कौन कर रहा था, ए एंड बी. नाउ दे म्यूचुअली डिसाइड कि ए की जगह उसके बिहाफ पर सी विल परफॉर्म विथ बी. ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, ए की जगह हु विल परफॉर्म, सी विल परफॉर्म अलॉन्ग विद बी. तो अब ये न्यू अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा, C and B. Why? Because A and B have mutually decided that C will take the position of A. So now on behalf of A, who will perform? C will perform with A. So there might be a question that in case of novation, can the parties change? The answer is yes. We'll see this
in this example. ठीक है, पर मैंने आपको एक पहले हिंट दे दी है. ठीक है, okay, we'll read. The parties to a contract may substitute a new contract for the old one. So in novation, what they are exactly doing? They are cancelling the original agreement and they are making a new agreement in total. Okay. So what is the word which is written over here? Substitute. Okay. They will substitute a new contract for the old one. If they do so, it will be the case of novation. तो अगर वो ऐसा करते हैं, so novation है. Okay. अब ये जो ओरिजिनल अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, will they follow this now? The answer is no. Why? Because they have cancelled this original agreement, and what they will follow? The terms and conditions of the new agreement. ठीक है? Okay. On novation, the old contract is discharged. Correct? It need not be performed. I just told you कि you don't have to follow the original agreement now. ठीक है? Thus it is a case where there being a contract in existing, some new contract is substitute between the same parties or between different parties. तो यहाँ पर same parties भी हो सकते हैं और parties change भी हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, ओरिजिनल अग्रीमेंट कौन कर रहा था? A एंड B कर रहे थे, और अब न्यू अग्रीमेंट जो बनेगा, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो अब कौन करेगा? किसके बीच होगा? C और B के बीच में होगा. Why? Because now C has taken the position of A. ओके, और ये म्यूचुअली डिसाइड होता है. ऐसे सी कहीं से भी स्ट्रेंजर उठ के आएगा नहीं. मे बी ए विल आस्क हिम दैट कैन यू परफॉर्म ऑन माय बिहाफ विथ बी, और सी विल वॉलंटियर, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर म्यूचुअली डन. ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जांपल, रीड द एग्जांपल. देखो लास्ट लाइन, देखो क्या लिखा है. नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज. ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट नहीं आए कि ये सी कैसे आ गया. ठीक है, सो लास्ट लाइन में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है दैट इट कैन टेक प्लेस ओनली विथ म्यूचुअल कंसेंट. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? ए ओज बी ₹1 lakh. A, B and C agree that C will pay B ₹1 lakh. ठीक है, A's liability thereby shall come to an end. तो अब पहले A पे करने वाला था 1 लाख बी को, करेक्ट? अब बी को पे कौन करेगा? सी विल पे बी. यहाँ पर क्लियर कट आपको बताया है दैट हु विल पे बी? सी विल पे बी. जितना मैंने हाईलाइट किया ना उतना आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, पहले कौन बी को पे करने वाला था? ए पे करने वाला था. अब बी को कौन पे करेगा? सी पे करेगा. तो जो ओरिजिनल अग्रीमेंट था उसमें पार्टीज कौन थे? ए एंड बी, करेक्ट? अब जो न्यू अग्रीमेंट है उसमें पार्टीज कौन है? B and C. तो यहाँ पर नोवेशन हुआ है क्या? The answer is yes. Are the parties same? The answer is no. Parties have अब डिफरेंट है. ठीक है, हो सकते हैं क्या डिफरेंट? The answer is yes. ऊपर हमने कंटेंट में पढ़ा, novation can take place between same parties or between different parties. So now just because novation has taken place between different parties, तो इसको हम void नहीं कहते हैं. ठीक है, प्रोविजन में दिया हुआ है कि नोवेशन के बाद पार्टीज चेंज भी हो सकती हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर B को पे कौन करेगा? C will pay. Therefore, A's liability has come to an end. Correct? The old contract between A and B will be substituted by a new contract between B and C. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड अग्रीमेंट A और B के बीच में, न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? B और C के बीच में. ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट नोवेशन where there has been a substitution. Okay, a new contract has come into existence and the old contract stands to be cancelled. Okay, and हो सकता है कि novation में parties change हो जाएं. Okay, it may take place between different parties. Okay, so this is all about novation. Okay, now what is rescission? Rescission जो हमने यूनिट इसमें 5 में ही पढ़ा था. rescission का सिंपल मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन. अच्छा, now what is मतलब क्या होगा इसमें? जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और बी के बीच में, वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमारे बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है हम इसको कैंसिल कर देते हैं. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट रिसेशन. कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे क्या ये लोग? द आंसर इज नो. जो इनके बीच में पहले से ही अग्रीमेंट था वही ये लोग कैंसिल कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड एज रिसेशन. सिंपल. तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अब इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? द आंसर इज नो. ठीक है,
सो आई रीड दिस आउट, सिंपल है ये पॉइंट तो. A contract is also discharged by rescission when the parties to a contract agree to rescind it. यहाँ पर वर्ड कहीं पर भी कैंसिलेशन नहीं लिखा है, ठीक है. सो गेट यूज्ड टू यूजिंग द वर्ड rescission और rescind. rescind मतलब क्या, कैंसिल, और rescission मतलब क्या, कैंसिलेशन, ठीक है. The contract need not be performed, क्योंकि वो सिंपल कैंसिल कर लेते हैं. In case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes into existence. मतलब सिर्फ जो old contract है उसको ही आप completely cancel कर लोगे, कोई नया contract नहीं बनता है. Novation also involves rescission. बताओ true or false? Novation also involves rescission. अभी हमने ऊपर novation पढ़ा, तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है that novation also involves rescission? Can someone prove this to me? Rescission मतलब cancellation, rescission मतलब cancellation, और यहाँ पर क्या लिखा है, cancellation is included in novation. novation में हम करते क्या है, novation में हम old contract को cancel करते हैं और new contract बनाते हैं, correct? So we are cancelling the old contract in novation. Perfect. तो एटलीस्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है. उसमें उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है इनोवेशन में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ये एज इट इज, सिर्फ ये एक सेंटेंस एग्जाम में आ सकता है. नोवेशन ऑल्सो इंक्लूड्स रिसेशन, फुल स्टॉप, कमेंट, फुल स्टॉप. तो अब क्या लिखोगे, फर्स्ट यू विल राइट व्हाट इज नोवेशन, देन यू विल राइट व्हाट इज रिसेशन, और थर्ड पॉइंट में आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है. कि जैसे अभी आपने मुझे अभी आंसर दिया है चैट बॉक्स में कि नोवेशन में एटलीस्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो रिसेंड होता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव. तो ऐसे बीच बीच में से भी सेंटेंसेस दे कैन रिमूव एंड दे कैन आस्क यू ऑल, ठीक है. आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है. यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ठीक है. जल्दबाजी में बिल्कुल मत पढ़ना, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट एंड द सेकंड रीडिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो मैंने आपको क्या कहा, सेक्शन 62 में कौन सी तीन चीजें आती हैं. यहाँ पर मैंने तीन चीजें लिखी हैं. नोवेशन आता है, रिसेशन आता है और अल्टरेशन आता है. अब हमारा नोवेशन हो गया है, रिसेशन हो गया है. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अल्टरेशन. अल्टरेशन का भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था. व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरेशन? जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप उसमें कुछ कुछ चीजें अल्टर कर देते हो, चेंज कर लेते हो. ओके, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है यूजुअली. तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर अल्टरेशन और नोवेशन में कोई फर्क बचेगा क्या? द आंसर इज नो, राइट. सो इफ अगर आप ऑल्टर करके कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, राइट, सो देयर इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज देन यू आर नॉट ऑल्टरिंग इट, यू आर, आप नोवेशन कर रहे हो, राइट. तो अल्टरेशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो अग्रीमेंट होता है आप उसमें कुछ चीजें कट करके वहीं पर कुछ चीजें ऐड कर लेते हो. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरेशन, ठीक है. लेट्स रीड. देखो यहाँ पर अल्टरेशन में दे हैव गिवन यू अ डिफरेंस बिटवीन अल्टरेशन एंड नोवेशन, ठीक है. अब हमको नोवेशन ऑलरेडी पता है, अब अल्टरेशन देखते हैं क्या है. ओके, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ नोवेशन एंड रिसेशन, ओके, so also in a case where parties to a contract agree to the original contract is rescinded, ठीक है. मैं कौन से दो की बात कर रही हूँ, मैं नोवेशन और रिसेशन की बात कर रही हूँ. इन दोनों में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, करेक्ट. आई होप यू अग्री टू दिस नाउ. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नोवेशन एंड रिसेशन, दोनों में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, करेक्ट. आगे पढ़ो. इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज्ड बाय अल्टरेशन. The terms of contract terms, ठीक है, the terms of the contract may be altered by mutual agreement. मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये अग्रीमेंट है, यहाँ पर कुछ लिखे हुए थे कुछ टर्म्स, आपने वो टर्म्स को कैंसिल करके उसके ऊपर आपने नए टर्म्स लिखे. तो आपने जो टर्म्स को कैंसिल किया है, क्या अब आप उसको फॉलो करोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने वो कट कर लिए ना टर्म्स. तो अब आप वो टर्म्स को फॉलो करोगे क्या? विल यू एग्जीक्यूट दोस टर्म्स एंड कंडीशंस? नो. जो आपने कट करके नए टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर लिखे हैं, नाउ यू विल फॉलो दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, करेक्ट. तो व्हाट इज अल्टरेशन? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब come to the difference between novation and alteration. अब सिंपल सा फर्स्ट डिफरेंस टॉक्स अबाउट, यहाँ पर जो पॉइंट 1 लिखा है
यहाँ पर लिखो पार्टीज, सो दैट आप इजिली सिर्फ अगर आपको ये सब हेडिंग भी याद हो जाता है, यू विल बी एबल टू फ्रेम द इंटायर पॉइंट। तो पॉइंट 1 जहां पर लिखा है वहां पर पार्टीज लिखो। फर्स्ट वील डिस्कस कि इसमें क्या दिया हुआ है, देन वील रीड आउट। ठीक है, अब हमने नोवेशन में बात की। नोवेशन, अगर मैं सिर्फ नोवेशन की बात करती हूँ, नोवेशन में क्या होता है, ओरिजिनल अग्रीमेंट होता है और न्यू अग्रीमेंट होता है, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन थे, ए एंड बी, और नए कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन थे, बी और सी थे। करेक्ट, यहाँ पर पार्टीज चेंज हो सकती हैं इफ आई स्पीक ऑफ नोवेशन, करेक्ट। बट अगर मैं सिर्फ अल्टरेशन की बात कर रही हूँ तो अल्टरेशन में पार्टीज चेंज होंगे क्या, द आंसर इज नो। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस between alteration and novation. Novation में parties can change, in alteration parties do not change. ठीक है, तो अब पढ़ लो क्या लिखा हुआ है पॉइंट 1 में। देखो पहले तो वापस से थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। नोवेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नोवेशन में बी मेड बाय चेंजिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मे बी चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। नोवेशन में पार्टीज बदल सकते हैं, but in case of alteration the terms may be altered by mutual agreement by the contracting parties, but the parties to the contract will remain same. ठीक है, तो नोवेशन में there can be change in the contracting parties, but when it comes to alteration there won't be a change. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। जितना मैंने हाईलाइट किया है आप उतना अंडरलाइन कर लो बुक में। Done. Let us read the second point. In case of novation, novation में क्या होता है, complete substitution of a new contract in place of old contract, correct? But in case of alteration, it is not essential to substitute a new contract in place of original contract. ठीक है, अल्टरेशन में सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ही आप चेंज करते हो इन द ओरिजिनल अग्रीमेंट ओनली। ठीक है, सो अल्टरेशन में अब यहाँ पर पॉइंट 1 में आपने पार्टीज लिखा है, पॉइंट 2 में लिखो number of contracts. Number of contracts, this is the subheading of point 2. तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, नोवेशन में आप एक पूरा कंप्लीट नया कॉन्ट्रैक्ट ही बना लेते हो, पर अल्टरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्टरेशन में आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ही चेंज कर लेते हो, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। इन अल्टरेशन यू डू नॉट मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज क्लियर? Okay, now come to section 63. बहुत छोटा सा ही सेक्शन है। This speaks of what? This speaks of waiving or remitting. करेक्ट, कल हमने ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि ये वाला A owes B ₹5 lakh. ठीक है, A pays to B and B accepts in satisfaction of whole debt ₹2 lakh. तो यहाँ पर B ने कितना रिमिट किया है, हाउ मच हैज B remitted? remit मतलब क्या, जाने देना। सी आई हैव टू पे यू ₹5 lakh, ठीक है, बट मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, सो आई कैन पे यू ओनली ₹2 lakh इन फुल सेटिस्फैक्शन, इन सेटिस्फैक्शन ऑफ होल डेट। तो आप बोलते हो चलो ठीक है, तो 5 लाख की जगह मैंने आपको सिर्फ 2 लाख ही रिपे किया, तो आपने कितना वेव किया मेरे लिए, यू वेव्ड ₹3 lakhs. So now am I liable to pay you ₹3 lakh in future? The answer is no. Why? Because you have remitted the amount. You have accepted ₹2 lakh in full satisfaction of the whole debt. ठीक है, देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है, तो होल डेट इज डिस्चार्ज। इसके बाद मैं लाइबल रहूंगी क्या आपको 3 lakhs देने के लिए फ्यूचर में? द आंसर इज नो, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड माई 2 lakh इन फुल सेटिस्फैक्शन।
So इसको remit को it is also called as remission. This is all about section 63. देखो रेमिशन में ना ऐसा भी हो सकता है that you may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप मुझे बोलते हो कि for the time being you give me 2 lakhs and I am extending your credit period, तो आपने मुझे और 5 महीने दे दिए, ठीक है, so you are giving me more 5 months to pay you rupees 3 lakh. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, रिमिट आप सिर्फ अमाउंट नहीं करते हो, यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वर्ड रेमिशन. ठीक है, क्या लिखा है, और में एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या तो फिर आपने सिर्फ और में एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट इन फुल सेटिस्फैक्शन, या तो फिर आप में से सिर्फ 2 लाख ही लोगे. ठीक है, नो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिस्काउंट, because discount is something which you give at the initial stage, right? When you are selling me goods, तब आप डिस्काउंट देते हो, right? ये तो मैंने आपको बाद में, मैंने आपसे पूरे 5 लाख ले लिए and then I'm telling you that you know I can only pay you 2 lakh because I am not in a capacity to pay you the entire amount. Discount is a very you know commercial word, I would say, and it's subjected to goods. And it is, see, it is provided in the initial part of the transaction, correct? इसको आप डिस्काउंट नहीं कह सकते हो. You have waived 3 lakh rupees, so waiving off is not discount. डिस्काउंट को आप वेव बोल सकते हो, बट वेव को आप डिस्काउंट नहीं कह सकते हो. गेटिंग मी? जब आप डिस्काउंट देते हो इनिशियली कोई कस्टमर को, तो आपने रेमिट किया उनको कुछ, आपने 200 की चीज 170 में बेची, सो यू हैव रेमिटेड रुपीज 30. बट यहाँ पर व्हेन सोली दे आर स्पीकिंग ऑफ रेमिशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट ऑफ द एग्जांपल, इसको आप डिस्काउंट नहीं कहोगे. ठीक है, okay, now come, this is what, this is section 63. now come to section 64. ये काफी practical section है. now सुनो, whenever we have discussed voidable contract, I'll write here, जब भी हमने voidable contract क्या होता है जब हमने discuss किया, this was given in unit number 1. voidable, मैंने आपको क्या कहा है, जब contract voidable होता है तो एक पार्टी को ना, one party gets 2 options, करेक्ट? इसमें मैंने आपको हमेशा एग्जांपल कौन सा दिया है, इफ यू रिमेंबर, वो चोरी वाला, राइट? सो देयर आर सम thief who have entered my house, okay, and they are giving me 2 options, either to give them the entire jewelry which is there in my possession, or they will do something else with my family member. ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. मेरे पास 2 ऑप्शंस क्या है, या तो मैं उनकी बात मान लूं, करेक्ट, और इधर आई शो ब्रेवरी एंड आई कॉल द पुलिस. ठीक है, तो अब सपोजिटली मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, तो पुलिस आ जाती है, दे गेट इनटू द कस्टडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब जितनी देर में मैंने पुलिस को मंगवाया, है ना, आई कॉल्ड देम, देन दे रीच्ड, उतने टाइम पीरियड में वो जो एक थीफ था ना, उसने मेरे घर से एक रिंग अपने पॉकेट में डाल दी थी. ठीक है, उतनी देर में, एंड देन ऑफ कोर्स द पुलिस टुक देम इनटू द कस्टडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और आपने उस केस में कोई बेनिफिट रिसीव किया है, जैसे वो एक चोर ने मेरी वो रिंग लेके गया, सो ही हैज टू रिस्टोर दैट बेनिफिट बैक. ठीक है, उसको रिस्टोर करना, रिस्टोर मतलब क्या, वापस से मुझे देना पड़ेगा. ठीक है, ही कैन नॉट टेक इट विथ हिमसेल्फ. लेट्स रीड दिस. द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज when a person at whose option, right, मैंने आपको कहा है voidable contract में one party gets 2 options. मेरे पास 2 options क्या थे, या तो वो जो कह रहे हैं उनको मैं अपनी सारी ज्वेलरी दे दूं, और इधर आई कॉल द पुलिस, करेक्ट.
So I chose the second option. At whose option a contract is voidable, the other party need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. Okay, now for this, read this example. ये एग्जाम्पल पढ़ो और देखो आपको रिलेटेबल लगता है क्या. An insurance company may cancel a policy on the ground that material fact has not been disclosed. मैंने जब पॉलिसी ली थी तो मैंने उनको नहीं बताया था that I am suffering diabetes, बीपी की है प्रॉब्लम, है ना. जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आप जो जो डिजीजेस से सफर कर रहे हो आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली पर मैंने उनको ये सब चीजें नहीं बताई. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन इट डज सो, मतलब सपोजिटली मैंने नहीं बताया और मैंने इंश्योरेंस ले लिया. ठीक है, अब उसके बाद अगर उनको कहीं से पता चल जाता है और दे फाइंड आउट समथिंग, व्हाट विल हैपन, द प्रीमियम विच इज कलेक्टेड बाय इट मतलब कौन, इंश्योरेंस कंपनी, द प्रीमियम विच इज कलेक्टेड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मस्ट बी रीपेड टू द पॉलिसी होल्डर. ठीक है, अब सुनो, जब उनको पता चला दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दीज डिसीजेस, तो पहली चीज तो वो लोग क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर लेंगे, दे विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब चलो उन्होंने कैंसिल तो कर लिया. क्यों कैंसिल किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई दे कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक, कैंसिल क्यों किया, बिकॉज मटेरियल फैक्ट्स मैंने डिस्क्लोज नहीं किए थे. ठीक है, उसके बाद जो मैंने 2 साल तक या 3 साल तक उनको जो मैं प्रीमियम पे कर रही थी, है ना, मंथली, एनुअली और व्हाटएवर इट इज, द प्रीमियम व्हिच आई वाज पेइंग देम, दे विल गिव इट बैक टू मी. ठीक है, तो क्या लिखा है, द प्रीमियम व्हिच वाज कलेक्टेड बाय इट रिड्यूस्ड बाय एक्सपेंसेस, वो मुझे प्रीमियम जितना मैंने पे किया है पूरा मुझे नहीं देंगे, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस कट करके विल बी रीपेड बैक टू द पॉलिसी होल्डर. ठीक है, सो जितना भी उन्होंने प्रीमियम मुझसे कलेक्ट किया है उसमें से दे विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस, फिर जितना अमाउंट बचता है दैट विल बी रीपेड बैक टू मी. ठीक है, अच्छा, व्हाई हैव दे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आई हैव नॉट डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाता है. अब रिसेंड हो गया तो उन्होंने जितना जितना मुझसे प्रीमियम कलेक्ट किया है वो अपने पास ही रखेंगे क्या, नहीं, दे विल गिव इट बैक टू मी. तो पॉइंट का सबहेडिंग क्या है, restoration of benefit under a voidable contract. So they will give it back to me by deducting some amount of expenses. Is this clear to everybody? So we have discussed 3 sections. ठीक है, so this was section 64. अब देखो, I am sure that while I am reading this, you people are understanding, but I can assume कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सेक्शन 62, 63 या 64, this seems huge content to you all, है ना. ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम्पल्स में से समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, but it seems a bit vast. ठीक है, तो अब ना for the time being, now as I'm teaching you all, या जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे, जब इसका टेस्ट होगा ये यूनिट का, फॉर दैट टाइम बीइंग हर चीज को इंडिविजुअली पढ़ो. डो नॉट गैदर थिंग्स एंड रीड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वास्ट यूनिट्स सच एज यूनिट 4 या यूनिट 5 हमने किया, यूनिट 3 तो और भी बड़ा है. अब आपको यूनिट 1 इतना बड़ा नहीं लगता होगा. ठीक है, ऑल्दो इट इज वास्ट बट इट वाज प्रिटी सिंपल. ठीक है, तो व्हेनेवर आप अब यूनिट 1 पूरे एक दिन में कर सकते हो, यूनिट 2 भी कर सकते हो, यूनिट 6 भी कर सकते हो, बट ये जो यूनिट 4 है ना, इसको कब फॉर द टाइम बीइंग कोशिश मत करना कि आप पूरे एक दिन में खत्म कर लो. इवन व्हेन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर यूनिट, डू नॉट टेक द एंटायर यूनिट एट हैंड, डू नॉट कंप्लीट इट इन 1 डे. होगा क्या, कर लोगे पर समझ में नहीं आएगा, है ना. सो व्हाट आई प्रेफर, रीडिंग 2 पेजेस एवरी डे. ठीक है, अब जैसे यूनिट 4 कर रहे हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज. ऑल्सो यू आर स्टडिंग फॉर योर टेस्ट, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. फॉर द टाइम बीइंग ना, मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसको ना सिर्फ समझ के रखो, है ना. ऐसा टेंशन मत लेना कि यार इसको अभी लर्न भी करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. सो डू नॉट टेक दिस एज अ बर्डन, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. एक बार समझ जाता है ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है लर्न करने में. ओके, सो सेक्शन 65 which talks about
obligations of a person who has received advantage. Okay, what are the obligations of those person who have received advantage under void contract? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? voidable contract. Now what are we studying? void contract. ठीक है, चलो इसके ना पहले यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं. राइट फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर आर इन टोटल 3 एग्जाम्पल्स. लेट अस रीड ऑल ऑफ देम. क्या लिखा है? फर्स्ट, A pays B ₹1 lakh. ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ A pays B ₹1 lakh. क्यों पे किया है 1 lakh? So that B marries C. तो A ने B को पैसे क्यों दिए हैं? So that B C के साथ शादी करे. ठीक है, C is dead at the time of promise. मतलब जिस दिन शादी थी उस दिन C मर जाती है. ठीक है, तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया क्योंकि अग्रीमेंट बेस्ड, व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट? कि बी और सी की शादी हो जाए. करेक्ट. यहाँ पर जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन सी मर जाती है. ठीक है, तो नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे करोगे जब पार्टीज ही एग्जिस्टेंस में नहीं है. व्हेन वन ऑफ द पार्टी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन, सो देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. करेक्ट. उसके बाद क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है. B मस्ट रीपे ₹1 lakh टू A. मतलब A ने इसको पहले 1 लाख दिया था, तो अब पैसे किसके पास हैं? अब पैसे B के पास हैं. और पैसे दिए क्यों थे? सो दैट B C के साथ शादी करे. पर शादी हुई क्या? नहीं. तो अब B को वापस इसको रिटर्न करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है ना. 1 लाख दिए क्यों थे? जो भी जिसलिए भी दिए थे, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ? द आंसर इज नो. So now you have received advantage. B has received advantage. So is he liable to give back the advantage which he had received previously? The answer is yes. इसलिए क्या लिखा है? B must repay A ₹1 lakh. Okay. So he will of course repay back the amount because the purpose was not fulfilled. ठीक है, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, कनेक्ट दिस विद द हेडिंग. हेडिंग क्या है? व्हाट इज द हेडिंग? ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज. तो उसका बी का ऑब्लिगेशन क्या है? टू रीपे बैक द अमाउंट. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. यहाँ से इन केस ऑफ प्लेंटिव, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट होता है. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. In case the plaintiff hired a godown for 12 months and paid the whole of the rent in advance. ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ सपोजिटली हर महीने का रेंट कितना है? 1000. ठीक है, तो उसने पूरे 12 महीने का ही रेंट पे कर लिया है ना, विदाउट इवन यूजिंग इट. दिस पर्सन, द प्लेंटिफ, हैज गिवन द इंटायर रेंट फॉर 12 months एज एडवांस. उसने दे दिया है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 7 months द गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. वहां पर वो स्पेलिंग मिस्टेक कर लो, मतलब करेक्ट कर लो, सॉरी. द गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. कितने महीनों के बाद? 7 months के बाद. सो कैन आई से ही यूज्ड इट फॉर 7 months. करेक्ट. सो मतलब अनयूज्ड कितना रहेगा? 5 months के लिए. और ये अनयूज्ड क्यों था? बिकॉज वहां पर फायर, the entire godown was destroyed by fire. तो अब वहां पर फायर अक्कर हुआ, इसमें प्लेंटिफ की गलती है क्या कोई? The answer is no, right? So unused is for how many months? 5 months. Correct. आगे क्या लिखा है? Without any fault of the plaintiff. मैंने आपको जस्ट यही कहा. Now you tell me, प्लेंटिफ ने जिसको रेंट दिया है, कितना रेंट दिया था? पूरा 12,000 दिया था for 12 months. So now is that person liable to repay back the amount of the 5 months? क्योंकि 5 months के लिए तो प्लेंटिफ यूज नहीं कर पाएगा. करेक्ट, बिकॉज द एंटायर गोडाउन was destroyed by fire. So did the plaintiff use the godown for the rest 5 months? He couldn't. In fact, he couldn't use it because it was destroyed by fire. तो क्वेश्चन ये है, is the person liable to repay back the amount? कितना अमाउंट होगा? 5,000 होगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने ऑलरेडी पूरे 12,000 पे कर दिए थे. करेक्ट. तो 5,000 का उसको रिफंड मिलेगा क्या? द आंसर इज यस. देखो क्या लिखा है,
he was entitled to recover the rent for the unexpired term. Unexpired कितना था? 5 महीने, 7 महीने के लिए उसने यूज किया था, तो unexpired term कितना होगा? 5 months होगा. For 5 months, the 5 months it is unexpired term and it is not used. ठीक है? So is he entitled to get back the 5,000 rupees which he paid as an advance? The answer is yes. क्या लिखा है? Here the plaintiff is entitled to recover the rent for the unexpired term of the contract. ये एग्जाम्पल पॉइंट, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों सबको समझा है? टेल मी यस और नो. यस, ठीक है. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस थर्ड एग्जाम्पल और मुझे बताओ कि क्या फर्क है. थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल हियर. रीड दिस एग्जाम्पल एंड टेल मी. The 40,000 which was paid as deposit, will it be retained or will it be refunded back? क्योंकि हमने जो ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि आपको वापस से रिफंड करना पड़ेगा. करेक्ट. इसमें रिटेन करना क्यों पड़ेगा? व्हाट इज द रीजन? What is the reason? Why will it be retained? Because it is simple. 40,000 क्या है? डिपॉजिट अमाउंट है. और डिपॉजिट आपने क्यों दिया है? So that दोनों पार्टीज फुलफिल करे कॉन्ट्रैक्ट. बट यहाँ पर B fails to complete the sale. क्लियर कट लिखा है, B fails to complete the sale. तो यहाँ पर 40,000 को आप वापस दे दोगे क्या? The answer is no. 40,000 लिए क्यों थे? ये डर से लिए थे कि कहीं B या A कोई भी पार्टी ब्रीच ना कर ले. तो अब ब्रीच हुआ है तो 40,000 को फिर आप रिटर्न करोगे क्या? द आंसर इज नो. यू विल रिटेन द डिपॉजिट. ठीक है, क्योंकि आपने वो 40,000 एज डिपॉजिट लिया ही क्यों था? ये डर से कि कहीं कोई एक पार्टी फेल ना कर ले, राइट? सो दैट बी डज नॉट फेल टू कंप्लीट द सेल. बट ही फेल्ड टू कंप्लीट द सेल, सो ऑफ कोर्स यू विल रिटेन द डिपॉजिट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द डिपॉजिट इज नॉट अ बेनिफिट ओवर हियर व्हिच इज टू बी रिस्टोर्ड. रिस्टोर क्या करते हो आप बेनिफिट को रिस्टोर करते हो. बट यहाँ पर आपको क्लियर कट लिखा है कि ये जो आपने 40,000 लिया है डिपॉजिट, दिस इज नॉट अ बेनिफिट. सो समथिंग व्हिच इज नॉट अ बेनिफिट इज नॉट टू बी रिस्टोर्ड. सिंपल सी बात है. करेक्ट. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स एंड द थर्ड एग्जाम्पल. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 एंड विच वॉज दिस सेक्शन? सेक्शन 65. ओके, अब लास्ट के 2 छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं, सेक्शन 66 एंड 66 एंड सेक्शन 67. ठीक है, we'll just read this and we'll stop for the day. Okay, and I also have to discuss 2 points with you all. ठीक है, section 66, read this section. It's a very common one है ये. सिर्फ ये एक ही चीज पर फोकस कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो क्या, कैंसिल कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो. बट सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आप रिसेंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को तो बस सामने वाले इंसान को कम्युनिकेट कर लो. दैट्स इट. ठीक है, क्या लिखा है? Rescission must be communicated to the other party in the same manner a proposal is communicated. What is proposal? मतलब क्या? ऑफर है ना. तो जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि अगर आप किसी को ऑफर देते हो तो आप कम्युनिकेट करते हो either by words written or spoken, whatever it is. तो रिसेशन करने में प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ सामने वाले को कम्युनिकेट करो that I am rescinding the contract. This is all about section 66. जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही पढ़ना है. Do not go into the details. ठीक है, come to section 67. अच्छा, I'll read the sub point. देखो हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग रीजनेबल फैसिलिटीज. क्या लिखा है? इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस. मतलब क्या आपको कल का एग्जाम्पल याद है क्या कि आई हैव हायर्ड वन पेंटर. ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ कि कल से आप पेंटिंग स्टार्ट कर दो मेरे घर पर. तो द पेंटर कम्स बट आई एम नॉट ओपनिंग द डोर, है ना. और या ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था
दैट पेंटर को पेंटिंग मटेरियल और ब्रशेस कौन लाके देगा? मैं लाके दूंगी, है ना? तो जब तक मैं ये फैसिलिटी अवेल करके नहीं देती हूँ, कैन ही स्टार्ट विथ हिज परफॉर्मेंस? द आंसर इज नो. सो यहाँ पर आई एम ओनली नॉट गिविंग हिम रीजनेबल फैसिलिटीज, राइट? देखो ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी टू रिपेयर बीज हाउस, है ना? बी निग्लेक्ट्स टू अपॉइंट, टू पॉइंट आउट है ये, टू पॉइंट आउट, नॉट अ पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट द प्लेसेस विच रिक्वायर रिपेयरिंग. मतलब क्या? अब रिपेयरिंग, मेरे एक वॉल पर थोड़ा रिपेयरिंग का काम है, तो मैंने आपको अपॉइंट किया है दैट यू कम एंड रिपेयर दिस वॉल. नाउ यू कम टू माई हाउस, but I am not showing you only the wall which requires repairing. तो कुछ मतलब हुआ क्या? नहीं, राइट? क्या लिखा है? B neglects to point out the places which require repairing. तो फिर आप मुझे, मैं आपको बताती ही नहीं हूं कि ये वॉल पर थोड़ा रिपेयरिंग का काम है, राइट? तो देन दैट मीन्स यू आर एक्सक्यूज्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस. आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर रिपेयरिंग की जरूरत है? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं. सो यहाँ पर आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटीज. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो. इफ एन अप्रेंटाइज रिफ्यूजेस टू लर्न, द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉट टीचिंग. क्योंकि वो पढ़ा रही है, अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें गलती आपकी होती है, करेक्ट? नाउ whenever you read reasonable facilities ना, तो मेरा जो पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है ना, that you know I was supposed to provide painting materials to the painter, बट मैं उसको पेंटिंग मटेरियल दे ही नहीं रही हूं, तो वो अपना काम स्टार्ट करेगा क्या? नहीं ना. सो देन ही विल बी एक्सक्यूज्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ये एग्जाम्पल लर्न करना whenever you read this word reasonable facilities. This is section 67. ठीक है? Have you all understood all these sections? पढ़ लो एक बार, quickly read. सिक्सटी फाइव में कौन सा वाला एग्जाम्पल यू वांट मी टू रिपीट? ए पेज बी, ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल. ओके, चलो देख लो, जिनको नहीं समझा है आप भी एक बार देख लो. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए पेज बी ₹1,00,000. ठीक है? सो आई राइट हियर ए पेज बी ₹1,00,000. उसने पे क्यों किया है? सो दैट बी मैरीज सी. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 1,00,000 क्यों दिया है ए ने बी को? सो दैट बी सी के साथ शादी करे. तो आई राइट हियर मैरिज इज द पर्पस. करेक्ट? उसके बाद क्या हुआ? सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस. तो सी मर जाती है जिस दिन शादी होने वाली है. तो क्वेश्चन ये है कि अब शादी हुई क्या? नहीं हुई. वॉज द पर्पस फुलफिल्ड? पर्पस वॉज नॉट फुलफिल्ड. ठीक है? सो क्वेश्चन ये है, सो केजल, क्वेश्चन इज दिस, दैट इज बी liable to repay this 1,00,000 to A? This is the question. Is he liable to repay 1,00,000 to A? जो A ने उसको दिया था, क्या B उसको वापस देगा? सोच के बताओ, yes or no? Yes, obviously yes, right? क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 दिया क्यों था?
सो दैट ये पर्पस हो। अब पर्पस हुआ क्या, नहीं हुआ, तो वापस आप उनको रिपे कर लो, राइट। I'll send you the link also in case if anything has been missed. ठीक है? Okay, now one thing which I wanted to discuss with you all is that tomorrow there will be no lecture. ठीक है, कल आपको लॉ का लेक्चर नहीं होगा. सो नाउ डायरेक्टली वी आर मीटिंग ऑन मंडे. ठीक है, तो अभी आपको 2 दिन का ऑफ है, तो बस एक चीज करना, मॉड्यूल में पेज नंबर 1.94 पर देर आर सम 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज. ठीक है, सो देर आर सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. वो सारे क्वेश्चंस में जो प्रोविजंस हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एंड दोज क्वेश्चंस रिलेट टू दिस पर्टिकुलर यूनिट जो अभी हम कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4, राइट. तो वो जो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सर ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस, वो पढ़ के उसके नेक्स्ट पेज पर आंसर्स भी लिखे हुए हैं. सो रेफर टू दोज आंसर्स ऑल्सो. ठीक है, तो उसको यू कैन कंसिडर दोज एज एडिशनल क्वेश्चंस. ठीक है, so note down this page 1.94 पर you will find those questions. तो वो questions को एक बार पढ़ लेना, think of the answer, then read the answer, then see what is the deviation, what you thought, what is the actual answer. ठीक है, और डाउट रहेगा तो फिर हम मंडे को पहले वो डिस्कस कर लेंगे. ओके, इज दिस क्लियर? कल आपका लेक्चर नहीं होगा. नाउ वी डायरेक्टली मीट ऑन मंडे. हाँ, ये जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हो जो यूनिट 6 में है, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल व्हाट इज वेजरिंग अग्रीमेंट. जब भी आप वेजरिंग वर्ड पढ़ो ना, कनेक्ट दिस टू द बेटिंग. ठीक है, अब उसमें जो डिफरेंस में जो पॉइंट्स हैं, वी हैव नॉट कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, आई थिंक, बट वी हैव कवर्ड सम 4 पॉइंट्स एटलीस्ट. तो जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, रीड दोज, लर्न दोज फॉर द टेस्ट. ठीक है, जितने रिमेनिंग है, ऑफकोर्स वंस वी स्टार्ट विथ यूनिट 3 तो आपको कनेक्ट होगा की वेजरिंग अग्रीमेंट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने पॉइंट्स एटलीस्ट हमने डिस्कस किए हैं उतने आप सिर्फ पढ़ लो. ठीक है, बिकॉज व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल की वेजरिंग अग्रीमेंट्स रिलेट्स टू बेटिंग, बस मैंने आपको इतना ही बताया है, और फिर उसके बाद वी हैव रेड दोस पॉइंट्स. ठीक है, इट इज इलीगल इन सम स्टेट्स, इट इज वॉइड इन अदर स्टेट्स, राइट. तो कुछ आई थिंक सम 3 to 4 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड फ्रॉम दैट डिफरेंस. सो जितने कवर किए हैं उतने आप पढ़ लो टेस्ट के लिए. ठीक है, and please make sure now that you have 2 days at least from my side, read these questions. ठीक है, it will not take more than half an hour. ठीक है, चलो, now I'll meet you all on Monday.